जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। शेरशाह बैच के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम डिटेल्ड मैनर में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि अगर इनसे मिलते जुलते आपको कोई भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप उन्हें आसानी से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं समझ रहे बल्कि उनके आगे पीछे की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, उन्हें भी साथ में कवर करते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं हमारी शेरशाह बैच के अंदर। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शेरशाह बैच की प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कल हमने आपसे 12 क्वेश्चन पूछे थे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके उसमें से कितने सही थे। देखिए, सभी के सभी आपके सही होने चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया जो मैंने पढ़ाया नहीं था। जो भी आपको वीडियो लेक्चर में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उनमें से भी आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। अगर यहाँ पर 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के सभी सही होने चाहिए। अगर आप सभी के सभी सही नहीं कर रहे हैं, या तो आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती करते हैं या फिर वीडियोस जब देखते हैं तो आपका ध्यान नहीं होता। फोकस पूरा होना चाहिए, ध्यान पूरा होना चाहिए, चाहे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और चाहे आप किसी चीज को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अभी आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। देखिए, मेडिटेरेनियन रीजन के ऊपर ना हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो आपका एग्जाम था जहां पर सिट्रस फ्रूट्स के बारे में पूछा गया था, इसी एग्जाम में आपको ये भी पूछा गया था कि मेडिटेरेनियन सी में आपका किस तरह का क्लाइमेट होता है, मेडिटेरेनियन रीजन में आपका किस तरह का क्लाइमेट होता है। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी से मिलते जुलते क्वेश्चन है ना, एक ही बार में इसका निपटारा कर देते हैं। समझ लेते हैं कि मेडिटेरेनियन सी क्या है, वहां पर हमारा किस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, क्या क्या चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। देखिए, जो हमारा मेडिटेरेनियन रीजन है ना, इसकी खासियत क्या है। इसकी खासियत ये है कि यहां पर जो आपका समर सीजन है तब बारिशें नहीं होती। ध्यान से सुनना, मेडिटेरेनियन रीजन की क्या खासियत है। अक्सर आप देखेंगे ज्यादातर प्लेसेस पर समर सीजन में बारिशें होती हैं, लेकिन मेडिटेरेनियन रीजन में क्या होता है, यहां पर समर सीजन में बारिशें नहीं होती, यहां पर विंटर सीजन में बारिशें होती हैं। अभी अगर हमारा समर सीजन ड्राई है, मुझे बताइए कि कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ड्राई समर सीजन को किस तरह से डिपिक्ट करते हैं, स्मॉल एस से करते हैं। इतना तो आप सभी को पता है। अभी हमारा जो मेडिटेरेनियन सी है लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड से 47 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में देखने को मिलेगा। अभी आपको पता है, जब हमने कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, सबसे पहले हमारे ट्रॉपिकल एरियाज आते थे जिसे हम डिपिक्ट करते थे कैपिटल लेटर ए से। उसके बाद में हमारे आते थे कौन से, वार्म टेम्परेट एरियाज, टेम्परेट रीजन्स। टेम्परेट रीजन्स को हम किस तरह से डिनोट करते थे, यहां पर डिनोट किया जाता था कैपिटल लेटर सी से। अगर कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाए मेडिटेरेनियन सी या फिर उसके पास वाले रीजन में, या फिर जहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है, उसे हम किस तरह से डिपिक्ट करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर सी एंड स्मॉल एस। रीजन क्या है, क्योंकि जहां पर हमारा मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट होता है वहां पर समर सीजन में बारिशें नहीं होती, विंटर में बारिशें होती है, ड्राई समर होता है। और मेडिटेरेनियन रीजन हमारा 30 डिग्री लैटिट्यूड से 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है, यानी कि टेम्परेट रीजन में लाई करता है। इसी वजह से यहां पर लिखा जाता है कैपिटल लेटर सी। तो ध्यान में रखना, मेडिटेरेनियन सी की क्या खासियत है, वहां के क्लाइमेट की क्या खासियत है कि वहां पर समर सीजन में बारिशें देखने को नहीं मिलेंगी। अभी हम समझेंगे कि क्यों यहां पर समर सीजन में बारिशें देखने को नहीं मिलती हैं। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, पहले तो ये आपकी मेडिटेरेनियन सी है, इसके आसपास वाले जो कंट्रीज़ हैं जैसे आपका स्पेन हो गया, इटली हो गया, ग्रीस हो गया, यहाँ पर आपको किस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो आपका समर सीजन होगा वो क्या होगा, ड्राई होगा। अभी सिर्फ मेडिटेरेनियन सी के आसपास आपको ऐसा क्लाइमेट देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आप नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट वाली साइड में चले जाएंगे, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, तो यहाँ पर कैलिफोर्निया में आपको मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ पर ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे साउथ अमेरिका में चिले में भी आपको कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आ जाइए, साउथ अफ्रीका वाली साइड, साउथ में आ जाइए, यहाँ पर केप टाउन है आपका, वहाँ पर भी आपको मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। सेम अगर हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में और हमारे साउथ ऑस्ट्रेलिया में कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने को मिलता है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपका ये भी बन सकता है कि कहाँ कहाँ पर कौन से रीजन में हमें मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। कुछ ही हमारी जगह है उनके बारे में पता होना चाहिए, मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाली है। जैसे स्पेन को ले लीजिए, आपको सीधा पूछा जा सकता है कि स्पेन में हमारा किस तरह का क्लाइमेट होता है, तो आप बता सकते हैं मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट होता है। कैलिफोर्निया में पूछा जा सकता है, चिले में पूछा जा सकता है, केप टाउन में पूछा जा सकता है, या फिर हमारे साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पहले आपको पता होना चाहिए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में। अभी देखिए, यहाँ पर समर सीजन ड्राई क्यों होता है, इसे समझने के लिए आपको ITCZ के बारे में पता होना चाहिए, आपको हेडली सेल, फेरल सेल के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने शेरशाह बैच की पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, नहीं समझा है, तो वहां पर जाकर समझ लेना, क्योंकि बिना ITCZ को समझे, बिना हेडली सेल को समझे यहाँ पर समर आपकी ड्राई क्यों होती है, इसे समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। अभी अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, हेडली सेल देखा था। 0 डिग्री के ऊपर जहाँ पर हमारा इक्वेटर है, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। 30 डिग्री के ऊपर आपका हाई प्रेशर बनता है। 60 डिग्री के ऊपर आपका लो प्रेशर बनता है एंड पोल के ऊपर आपका हाई प्रेशर बनता है। और यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है और यहाँ पर नदरन हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड की डिफ्लेक्शन किस तरफ होती है, हमारी राइट की तरफ होती है। इसी वजह से यहाँ पर कुछ इस प्रकार आपको ट्रेड विंड्स देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ आप 30 डिग्री से ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको वेस्टर्लीज देखने को मिलेंगी कुछ इस तरह से, क्योंकि हवा आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी और यहाँ पर भी आपकी डिफ्लेक्शन किस तरफ हो जाएगी, हमारे राइट की तरफ हो जाएगी। अभी देखिए, यहाँ पर आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए। अगर तो हमारा इक्वेटर ही सबसे ज्यादा गर्म होता तो सिंपल सी बात होती कि हमारा लो प्रेशर जो है इक्वेटर के ऊपर बनता और यहाँ पर ट्रेड विंड्स जो है हमारी इक्वेटर के ऊपर कन्वर्ज करती। लेकिन हमने ITCZ में समझा था कि ITCZ हमारा शिफ्ट होता रहता है, यानी यहाँ पर हमारी ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती है, वो पॉइंट भी आपका शिफ्ट होता रहता है। यानी ये जो आपकी प्रेशर बेल्ट्स हैं ये भी आपकी शिफ्ट होती रहती हैं जैसे जैसे हमारा थर्मल इक्वेटर शिफ्ट होता है या फिर वर्चुअल इक्वेटर हमारा शिफ्ट करना शुरू करता है। अभी अगर हम समर सीजन की बात करें, समर सीजन में आपका क्या होता है, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि हमारा भारत से भी गुजरता है, आप सभी को पता है, क्रॉस करता है यहाँ से भारत से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में आपका क्या होता है, सूर्य होता है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में आपका ITCZ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। यानी अगर आपका इक्वेटर नीचे की तरफ है, इक्वेटर आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पर लो प्रेशर आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान से समझना, हेडली सेल में हमने देखा था
कि इक्वेटर अगर सबसे ज्यादा गर्म होता है तो यहां पर 0 डिग्री के ऊपर लो प्रेशर बनेगा, 30 डिग्री के ऊपर आपका हाई प्रेशर बनेगा। लेकिन समर सीजन में क्या होता है, इक्वेटर हमारा सबसे ज्यादा गर्म नहीं होता, बल्कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से हमारा लो प्रेशर ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब हमारा सबसे ज्यादा गर्म है, जब हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है और वहां पर लो प्रेशर हमारा लगभग 20 डिग्री ऊपर चला गया है, तो यहां पर जो हमारी बेल्ट्स है ये भी तो खिसक जाएंगी। अगर ये हमारी बेल्ट्स ऊपर की तरफ खिसक जाएंगी तो यहां पर मेडिटेरेनियन सी वाले रीजन में, जो कि हमारा 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में लाई करता है, यहां पर कौन सी विंड्स देखने को मिलेंगी, ट्रेड विंड्स देखने को मिलेंगी। ध्यान से सुनना, देखिए अगर हमारा लो प्रेशर ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में बन रहा है, यानी 23.5 डिग्री के पास में बन रहा है, जहां पर ITCZ कन्वर्ज करता है, इसका मतलब ऊपर से हमारी ट्रेड विंड्स आ रही हैं, नीचे से हमारी ट्रेड विंड्स आ रही हैं और ये यहां पर आकर कन्वर्ज करेंगी, जिसकी वजह से कुछ हद तक हमारी प्रेशर बेल्ट्स भी खिसक जाएंगी ऊपर नीचे की तरफ। इसी वजह से जब हमारा समर सीजन होता है तो यहां पर मेडिटेरेनियन रीजन में हमें कौन सी विंड्स देखने को मिलती हैं, यहां पर देखने को मिलती हैं ट्रेड विंड्स। अभी इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए यहां पर आपकी क्या चल रही हैं, ट्रेड विंड्स चल रही हैं। लेकिन अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे, यहां पर हमारा लैंड का बहुत ज्यादा पार्ट है। अभी यहां पर जो हमारी ट्रेड विंड्स चलती है ना, इनके पास में मॉइस्चर नहीं होता, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यहां पर समर सीजन में बारिशें नहीं होंगी, जहां जहां पर हमने डिपिक्ट कर रखा है। जैसे यहां पर कैलिफोर्निया की बात कर लीजिए, अगर यहां पर आपकी ट्रेड विंड्स चलना शुरू हो गई हैं, पूरा लैंड मास क्रॉस करके यहां पर जब हमारी ट्रेड विंड्स पहुंचेंगी, इनके पास में मॉइस्चर ही नहीं होगा, मॉइस्चर ही नहीं होगा तो यहां पर आपकी समर सीजन क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। सेम आपका केस यहां पर है, हमारा लैंड मास बहुत ज्यादा है, यहां पर अगर हमारी ट्रेड विंड्स चलेंगी तो यहां पर आपकी बारिशें नहीं होंगी। अभी आपको पता चल गया कि जो हमारे समर सीजन है वहां पर मेडिटेरेनियन रीजन में बारिशें नहीं होती। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो यहां पर भी ट्रेड विंड्स को आप इसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं विंटर्स की। विंटर्स में आपका क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में आपका लो प्रेशर बनता है, यानी अगर हमारी 0 डिग्री पहले इक्वेटर के ऊपर था तो यहां पर 0 डिग्री से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी प्रेशर बेल्ट्स, यानी ITCZ जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर सारी की सारी प्रेशर बेल्ट्स हमारी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही हैं तो इसका सीधा सा मतलब हो गया अभी हमें मेडिटेरेनियन सी वाले रीजन में 30 डिग्री से 45 डिग्री वाले रीजन में कौन सी हवाएं देखने को मिलेंगी, वेस्टर्लीज देखने को मिलेंगी। तो यहां पर आपकी वेस्टर्लीज चलेंगी कुछ इस प्रकार से। अभी जब ये आपकी वेस्टर्लीज चलती हैं विंटर सीजन में तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका बहुत सारा मॉइस्चर है तो यहां पर बारिशें होंगी, यहां पर आपका बहुत सारा मॉइस्चर है तो यहां पर बारिशें होंगी। यानी आपको क्या पता होना चाहिए था, पता होना चाहिए था कि समर सीजन के टाइम पर हमारा ITCZ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से प्रेशर बेल्ट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, जिसकी वजह से मेडिटेरेनियन रीजन्स में ट्रेड विंड्स की पकड़ होती है। लेकिन ट्रेड विंड्स जो है हमारे इस वाले पार्ट में मॉइस्चर नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि बीच में हमारा पानी नहीं है। इसी वजह से यहां पर समर सीजन आपको ड्राई देखने को मिलेगा। लेकिन विंटर सीजन में बारिशें क्यों होती है, विंटर सीजन में बारिशें होती हैं हमारे वेस्टर्लीज की वजह से। वेस्टर्लीज की वजह से क्यों, क्योंकि ITCZ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ चला जाएगा। अगर वो नीचे चला जाएगा तो प्रेशर बेल्ट्स भी हमारी नॉर्मल से नीचे की तरफ खिसक जाएंगी, यहां पर वेस्टर्लीज की पकड़ होगी। इसी वजह से यहां पर वेस्टर्लीज के टाइम पर आपको बारिशें देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहां पर हवाओं के पास बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा। तो अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर पूछा जाए कि समर सीजन में मेडिटेरेनियन सी में क्यों बारिशें नहीं होती, पता होना चाहिए यहां पर किसकी पकड़ होती है, ट्रेड विंड्स की। अगर पूछा जाए मेडिटेरेनियन सी में विंटर में बारिशें होती है किसकी वजह से, वेस्टर्लीज की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
इसके अलावा इसे डिपिक्ट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। कैपिटल सी से स्मॉल एस से, एस का मतलब यहां पर जो आपका समर सीजन है ड्राई रहेगा, सी का मतलब ये आपका क्या है, टेम्परेट एरिया है। अभी यहाँ पर जो आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है उसकी खास बात क्या है। देखिए खास बात यह है कि यहाँ पर जो आपका समर सीजन है ये ड्राई रहता है। अगर एक पूरा का पूरा सीजन ड्राई रहता है और विंटर्स में आपका टेम्परेचर वैसे डाउन होता है तो यहाँ पर वेजिटेशन कैसे अच्छी होगी। देखिए आप सभी को पता है जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को धूप चाहिए, प्लांट्स को पानी भी चाहिए। इसी वजह से जहाँ पर पानी आपको देखने को मिलता है, ऑप्टिमम सनशाइन देखने को मिलती है, एक अच्छा टेम्परेचर देखने को मिलता है, वहाँ पर वेजिटेशन भी अच्छी होती है। लेकिन जहाँ पर हमारा मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट होता है यहाँ पर समर सीजन पूरा का पूरा ड्राई है। जब हमारी धूप है तब पानी नहीं है। अगर विंटर की बात करेंगे तो विंटर में आपका क्या है, पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन टेम्परेचर उतना नहीं है। तो यहाँ पर जो आपकी वेजिटेशन है ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। यानी यहाँ पर फॉरेस्ट हो गए, यहाँ पर आपके प्लांट्स हो गए, ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। इसी वजह से यहाँ पर पशुपालन भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। देखिए पशु आपके कहाँ पर होंगे, जहाँ पर घास फूस होगी, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स होंगे, उनका खाना होगा, भोजन होगा। यहाँ पर वेजिटेशन पुअर है, इसी वजह से यहाँ का पशुपालन पुअर है। अभी यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए जो हमारी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाली कंट्रीज़ है ना, यहाँ पर एक खास बात है। क्या खास बात है कि जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट यही कंट्रीज़ हमारी करती हैं। क्यों करती हैं? इसी वजह से करती है कि यहाँ पर वेजिटेशन पुअर है, यहाँ पर पशुपालन नहीं है। पशुपालन ना होने की वजह से दूध, दही, इस तरह के जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनके पास में अवेलेबल नहीं रहते। इसी वजह से अगर कभी भी पूछा जाए डेयरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट हमारा कहाँ पर होता है तो ये हमें देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाले रीजन्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 2019 या फिर 2020 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से क्लाइमेट वाले रीजन में सबसे ज़्यादा हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट होता है, यानी वो बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पशुपालन नहीं होता। अभी यहाँ पर आपकी वेजिटेशन तो अच्छी नहीं होती, लेकिन जैसा भी इनके पास क्लाइमेट है, जैसा भी इनके पास एटमॉस्फेयर है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। कैसे ढाल लिया है? ये यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स पैदा करते हैं, यानी कि जैसे आपके ऑरेंज हो गए, जैसे आपके ग्रेप्स हो गए, जैसे आपका लेमन हो गया। अगर पूछा जाए कि सिट्रस फ्रूट्स का हब कौन सा है तो ये हमारी जहाँ पर मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है ना, यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स का हब है, जैसे ऑरेंज, जैसे ग्रेप्स, जैसे आपके लेमन। अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जहाँ पर भी हमारा मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट होता है ना, वहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है, वहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स काफ़ी देखने को मिलते हैं। सिट्रस फ्रूट्स इसी वजह से क्योंकि जैसा यहाँ पर क्लाइमेट है कि समर सीजन में बारिशें नहीं होंगी, विंटर में बारिशें होंगी, जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं इस तरह के क्लाइमेट को ईजिली अडेप्ट कर लेते हैं और उनकी प्रोडक्शन यहाँ पर अच्छी खासी होती है। मैंने आपको बताया कि सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर ग्रेप्स मिलेंगे, ग्रेप्स मिलेंगे तो यहाँ पर आपकी वाइन बनेगी। इसी वजह से जितनी भी हमारी फेमस वाइन्स हैं, महंगी वाइन्स भी हैं, वो भी हमें इन्हीं रीजन से देखने को मिलती हैं। जैसे शैंपेन के बारे में आपको पता होगा, वो हमारी फ्रांस वाले रीजन से आती है। तो देखिए अगर आपको शैंपेन के बारे में भी पता होता कि ये हमारी फ्रांस के रीजन से आती है और वाइन हमारी बनती है ग्रेप्स से, ग्रेप्स हमारी है सिट्रस फ्रूट, आप आसानी से बता देते इसका आंसर क्या होगा, मेडिटेरेनियन रीजन होगा। देखिए जितनी भी हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इसे कनेक्ट करके चलेंगे तो आंसर तक इजीली आप पहुंच जाएंगे। अभी जहां पर हमारा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है इसे हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड ऑर्किड लैंड कहते हैं। रीज़न क्या है वर्ल्ड ऑर्किड लैंड कहा जाता है? क्योंकि ऑर्किड का मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड जिसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पर आपके बहुत सारे फ्रूट्स पाए जाते हैं। इसी वजह से जो हमारा मेडिटेरेनियन रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड ऑर्किड लैंड कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कितनी सारी चीज़ें पता चल गई कि यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पर किस चीज़ का इंपोर्ट किया जाता है, वेजिटेशन कैसी होती है, सिट्रस फ्रूट्स के बारे में पता चल गया, ग्रेप्स के बारे में पता चल गया, वाइन्स के बारे में पता चल गया। यहाँ पर आपको अपने आंसर के बारे में भी पता चल गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। यहाँ पर आपके सिट्रस फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं, तो सप्लाई भी कौन करेगा, मेडिटेरेनियन रीजन करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए ये आपकी मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर हमारा स्पेन है ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपका नीचे कौन सा देश है, मोरक्को है। स्पेन और मोरक्को के बीच में यहाँ पर आपकी क्या है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है। ध्यान में रखना, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर की क्या लोकेशन है। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर आपका ऊपर की तरफ स्पेन है, यहाँ पर आपका क्या है, नीचे की तरफ मोरक्को है, यहाँ पर आपका अटलांटिक ओशियन है। यानी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर की लोकेशन क्या है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर किसे कनेक्ट करता है, यहाँ पर जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है और जो हमारी मेडिटेरेनियन सी है इसे कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो लंबा सा कंट्री देखने को मिल रहा है ना, ये हमारा कौन सा कंट्री है, इटली है। और इटली के बिल्कुल बीच में यहाँ पर आप देखेंगे ना, इस साइड पर आपको देखने को मिलती है एड्रियाटिक सी। ध्यान में रखना, जैसे यहाँ पर हमारा ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, ये लंबा सा देश, ये आपका इटली है। यहाँ पर आपके बाल्कन कंट्रीज है, बाल्कन कंट्रीज हो गए, जैसे यहाँ पर आपका होगा बोस्निया, यहाँ पर आपका एक और कंट्री होगा अल्बेनिया। तो यहाँ पर आपके बाल्कन कंट्रीज आ जाते हैं। यहाँ पर आपका आ जाता है इटली। इटली और बाल्कन कंट्रीज के बीच में कौन सी सी देखने को मिलती है, एड्रियाटिक सी देखने को मिलती है। तो ध्यान में रखना, हमारा मेडिटेरेनियन रीजन जो है वहां पर एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक सी हमारी कहां पर है, जहां पर हमारा इटली है। इटली और बाल्कन कंट्रीज के बीच में हमें एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगी। एड्रियाटिक सी को हमारे नॉर्थ आर्म ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ये हमारी मेडिटेरेनियन सी है, इसके ऊपर की तरफ यहां पर आपकी छोटी सी नदी है एड्रियाटिक सी। यानी अगर ये आपका मेडिटेरेनियन सी का रीजन है, यहाँ पर आपका इटली है, तो यहाँ पर एक आर्म हमारी है सी की, जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रियाटिक सी कहते हैं। एड्रियाटिक सी हमारी मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ की तरफ है, इसी वजह से इसे नॉर्थ आर्म ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना, एड्रियाटिक सी की लोकेशन क्या है, एड्रियाटिक सी जो है आपकी इटली और बाल्कन कंट्रीज के बीच में देखने को मिलेगी, इसे हम नॉर्थ आर्म ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के बारे में देखा, जो हमारा मेडिटेरेनियन सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के साथ कनेक्ट करेगा। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर हमारी किसके बीच में है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, आप सभी के फ़ायदे की बात करना चाहता हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, आपके एग्ज़ाम क्लियर करने से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, जीएस के किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स देखने को मिलेंगे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, प्रॉपर करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। देखिए, हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट जो है अलग होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सिलेबस भी कवर करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, करंट अफेयर्स भी करने हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्लियर किया हुआ है, वो फिर भी टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं, फिर भी करंट अफेयर्स लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। और चाहे किसी बंदे ने पहले एग्जाम क्लियर किया भी है, वो भी टेस्ट सीरीज में एनरोल जरूर करता है। कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं
जिन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया हुआ है लेकिन टेस्ट सीरीज उन्हें चाहिए रहती है। तो यहाँ पर आप एक चीज कॉमन देखेंगे, जितने भी हमारे बंदे हैं ना, किसी भी कैटेगरी में आए, चाहे वो अभी पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे उन्होंने पढ़ लिया है, चाहे उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया है, चाहे उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, हर बच्चा टेस्ट सीरीज में एनरोल जरूर करता है। आप ये गलती मत करना कि मॉक टेस्ट नहीं दिए। आप कोई भी एग्जाम देने चले जाए, चाहे आपका एसएससी का है, चाहे बैंक का है, चाहे यूपीएससी सीएससी का है, चाहे सीएपीएफ का है, चाहे सीडीएस का है, कोई भी एग्जाम है, वहां पर मॉक टेस्ट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करते हैं, तब तक आपको अपनी गलतियों के बारे में नहीं पता चलता। गलतियों के बारे में पता नहीं चलेगा तो आप इंप्रूव नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे जिनका पहला अटेम्प्ट होता है वो यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वो सारी चीजें खुद कर सकते हैं, उन्हें टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है, वो सीधा एग्जाम देने चले जाते हैं, लेकिन बाद में मार्क्स उनको उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलते। इसी वजह से आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, चाहे आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, चाहे आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपको करंट अफेयर्स चाहिए, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जरूर जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, वेयर आर झुमरी तलैया एंड मंदार हिल सिचुएटेड। देखिए इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका गलत पूछा गया था। यूपीएससी ने बाद में इसके ग्रेस मार्क्स भी दिए थे, क्योंकि इसका आंसर जो है इनमें से कोई भी नहीं है। जैसे झुमरी तलैया आपका कहाँ पर है, झारखंड में है, और यहाँ पर जो हमारी मंदार हिल्स है ये आपकी कहाँ पर है, बिहार में है। इसी वजह से इसकी कोई भी ऑप्शन आपकी करेक्ट नहीं है, आधा अधूरा क्वेश्चन था, इसी वजह से यूपीएससी ने बाद में इसके ग्रेस मार्क्स दिए थे। अभी यहाँ पर आपका वर्ड आया ना तिलैया, इससे याद रखना तिलैया रिजर्वियर प्रोजेक्ट भी आपका कहाँ पर है, झारखंड में है। झुमरी तिलैया हमारा फेमस हुआ करता था माइका की माइनिंग के लिए। एक वक्त था जब यहाँ के लोग जो हैं यूएसएसआर को माइका भेजा करते थे और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अमीर हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर झुमरी तिलैया आपका फेमस था माइका की माइनिंग के लिए। लेकिन धीरे धीरे माइका के काफ़ी ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स आ गए, इसी वजह से यहाँ पर झुमरी तिलैया की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही, पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना था कि झुमरी तिलैया हमारा कहाँ पर है, झारखंड में है, मंदार हिल्स हमारी भागलपुर बिहार में है, तो इसका आंसर आपका कोई एक करेक्ट नहीं होगा। और झुमरी तिलैया हमारा किसके लिए फेमस है, ये हमारा फेमस था माइका के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक। आगरा जो है हमारा यमुना नदी के किनारे है, भागलपुर गंगा रिवर के, कानपुर गंगा रिवर के, इसका आंसर क्या होगा, भोपाल होगा। भोपाल हमारा ऐसा सिटी है जो किसी भी रिवर के किनारे नहीं है। भागलपुर में हमारी डॉल्फिन सेंचुरी भी है जिसका नाम है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ध्यान में रखना, भागलपुर में हमारी डॉल्फिन सेंचुरी भी है जिसका नाम है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और हमारी ऐसी सिटीज़ की जो हमारी किसी नदी के किनारे हों, तो सबसे पहले आपका आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद है आपका साबरमती रिवर के किनारे पर। इसके बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद में आपको संगम देखने को मिलता है, यानी जहां पर हमारी गंगा और यमुना आकर मिलती हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ की बात करेंगे तो बद्रीनाथ है हमारा अलकनंदा रिवर पर, अलकनंदा। इसके अलावा यहाँ पर आपका सिटी आता है बरेली, बरेली सिटी है आपका रामगंगा के किनारे पर। इसी तरह से आपका आता है कटक, कटक है आपका उड़ीसा में, ये आता है आपका हमारी महानदी के किनारे। ध्यान में रखना, कटक जो है महानदी के किनारे पर है। इसी तरह से बात करें दिल्ली की, दिल्ली जो है आपका यमुना रिवर के किनारे पर है। अगर बात करें पंजाब के फिरोजपुर की,
तो ये आपका सतलुज के किनारे पर है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हैदराबाद की, हैदराबाद जो है आपका मूसी नदी के किनारे पर देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो हमारा कानपुर है वो आपको गंगा नदी के किनारे पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपका पटना है ये भी आपको गंगा रिवर के किनारे पर ही देखने को मिलेगा। अगर बात करें कोटा की, कोटा आपको देखने को मिलेगा चंबल नदी के किनारे पर। मथुरा आपको देखने को मिलेगा यमुना नदी के किनारे पर। तो यहाँ पर कौन सी सिटी कौन सी नदी के पास में है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से जो हमारा नासिक है ये देखने को मिलेगा जो हमारी गोदावरी नदी है उसके किनारे पर। उज्जैन हमें देखने को मिलता है शिप्रा नदी के किनारे पर। इसी तरह से जो हमारा वाराणसी है इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर आपकी कौन सी रिवर है, गंगा रिवर है। तो देखिए ये आपके छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो आपके बन सकते हैं। इसके अलावा जो आपका श्रीनगर है, श्रीनगर आपका कौन सी नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे है। इसके अलावा हमारी एक ऐसी सिटी है जिसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन हमारी रिवर बैंक के किनारे पर नहीं है, उसका नाम है मैसूर। मैसूर के एक साइड पर आपको कावेरी रिवर देखने को मिलेगी और एक साइड पर आपको काबिनी रिवर देखने को मिलेगी, लेकिन इनके बीच में मैसूर है, लेकिन फिर भी मैसूर जो है हमारा रिवर बैंक के ऊपर सिटी नहीं है, तो ध्यान में रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं जूट के बारे में। देखिए जो हमारा जूट है ना, इसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट आपका फाइबर है, आपको इतना पता चल गया। अभी जूट जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा चीप है, इसी वजह से इसे कहा जाता है फाइबर ऑफ फ्यूचर। तो ध्यान में रखना, फाइबर ऑफ फ्यूचर हमारा किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। जूट हमारा क्या है, गोल्डन फाइबर है। अभी जूट की कल्टीवेशन के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, पहली चीज़। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर होता है, हॉट है, इसका मतलब टेम्परेचर आपका काफ़ी ज़्यादा होगा। जूट की कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए रहता है 27 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो आप टेम्परेचर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से कभी भी इसे विंटर सीजन में बोया नहीं जाता। ध्यान में रखना, इसे विंटर सीजन में कभी भी बोया नहीं जाता क्योंकि जूट के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर आपको कब देखने को मिलेगा, हमारे समर सीजन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जूट जो है आपका तैयार हो जाता है कटाई के लिए 100 से 150 दिन के बीच में। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उसे कितना वक्त लगता है ग्रो करने में। तो यहाँ पर जो आपकी जूट होती है 100 से 150 दिन इसे लगते हैं। इसके अलावा अगर 100 डेज के पास में आप इसकी कटाई कर लेते हैं तो आपको जो जूट मिलता है वो बेटर क्वालिटी का मिलता है। अगर आप 150 डेज के पास में इसकी कटाई करते हैं तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है। ध्यान में रखना, क्वांटिटी जो है आपको ज़्यादा मिलेगी। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर जूट में हमें बेटर क्वालिटी चाहिए तो उसकी कटाई पहले करनी चाहिए या फिर बाद में। अगर हम 100 डेज के पास में उसकी कटाई कर लेते हैं तो हमें बेटर क्वालिटी का जूट मिलेगा। अगर हम 50 डेज और रुकते हैं, 40-50 डेज और रुकते हैं तो यहाँ पर जूट की क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है। अगर हमें क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ी लेट कटाई करनी चाहिए। अगर क्वालिटी हमें अच्छी चाहिए तो इसकी कटाई जो है हमारी पहले हो जानी चाहिए। यानी कि एवरेज टाइम इसकी कटाई का क्या होता है, लगभग 125 से 130 डेज रहता है ऑन एवरेज। इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। अगर ज़्यादा क्वालिटी चाहिए तो 100 डेज के पास में आप इसकी कटाई कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि भारत में आपको जूट कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए सबसे ज़्यादा जूट आपको देखने को मिलेगी वेस्ट बंगाल राज्य में, भारत के अंदर। वेस्ट बंगाल के अलावा यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी जूट आपको देखने को मिलेगी।
बिहार में देखने को मिलेगी, असम में देखने को मिलेगी, हमारा मेघालय है यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारा उड़ीसा है, यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, उड़ीसा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? असम में देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है, उड़ीसा में देखने को मिलती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ कहाँ पर आपको ज्यूट देखने को मिलती है ये राज्य आपको पता होने चाहिए थे। यहाँ पर ऑप्शन में जो राज्य प्रेजेंट नहीं है मैंने आपको उनके बारे में भी बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती है ज्यूट, बिहार में भी देखने को मिलती है ज्यूट। इसके अलावा यहाँ पर आपका मेघालय था, मेघालय में भी ज्यूट देखने को मिलती है। अगली बार राज्य बदल सकते हैं, पूछा जा सकता है कि इनमें से किस राज्य में ज्यूट देखने को मिलती है या फिर किस राज्य में ज्यूट देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर जितने भी राज्य हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा ना एक प्रोसेस होता है रेटिंग का। इस प्रोसेस के डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है कि ज्यूट में से फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन से प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो ध्यान में रखना रेटिंग का यूज़ किया जाता है। या फिर पूछा जा सकता है ऑप्शन देके कि रेटिंग का प्रोसेस जो है इनमें से किस क्रॉप में यूज़ किया जाता है। तो ध्यान में रखना जब ज्यूट में से फाइबर को एक्सट्रैक्ट करना होता है तब हम यूज़ करते हैं रेटिंग का। बस इतनी सी चीज़ें ज्यूट के बारे में आपको पता होनी चाहिए थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया। पहली स्टेटमेंट, डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस। डायर्नल रेंज का मतलब होता है डे और नाइट के बीच में जो आपका टेम्परेचर का डिफरेंस आता है ना, उसकी बात की जा रही है। जैसे राजस्थान वाली साइड चले जाइए, जहाँ पर आपकी रेत होती है, वहाँ पर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन रात में आपकी रेत ठंडी हो जाती है। वहाँ पर डे और नाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है टेम्परेचर का। इसी वजह से रन ऑफ कच्छ में पूछते, राजस्थान में पूछते, तो यहाँ पर डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है, लेकिन साउथ इंडिया में डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है कम रहता है। यानी दिन और रात में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो आपका ज़्यादा नहीं होता। अगर बात करें एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि एक साल के अंदर जो आपका सबसे सर्दी वाला महीना है और सबसे गर्म महीना है उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जो है कितना है, सबसे ज़्यादा हॉट और सबसे ज़्यादा कोल्ड। देखिए आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे ना, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, यहाँ पर समर भी एक्सट्रीम होती है। यहाँ पर समर में टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुँच जाता है, विंटर में टेम्परेचर देखेंगे तो 4 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन साउथ इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है कम है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सट्रीम कंडीशंस देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर टेम्परेचर जो है सर्दियों में भी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता और गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। इसी वजह से एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है हमारा कम देखने को मिलता है साउथ इंडिया में। पहली स्टेटमेंट भी है सही, दूसरी भी है सही। तीसरा, टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। प्रिसाइजली कहें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में आता है, जहां पर हमारी रेडिएशन जो है लगातार गिरती रहती है और ट्रॉपिकल एरियाज में टेम्परेचर जो है पूरा साल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन दिन और रात में ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है और सर्दियों और गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है। इसी वजह से तीनों स्टेटमेंट है हमारी सही। फोर्थ स्टेटमेंट, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है इसके पास में आपका समुंदर है, ये इसे कूल डाउन करता रहता है। समुंदर पास में होने की वजह से यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम। यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा CDS रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विजिट कर लेना आज ही।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।